इमरान के तारिक जहन में रोशनी नमूदार होने लगी और फिर ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता तेज होती चली गई। उसने पूरी तरह होश में आते ही बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो हरकत नहीं कर सकता। उसने देखा कि वो कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ बैठा है, जबकि उसके साथी भी उसकी तरह कुर्सियों पर रस्सियों से बंधे हुए मौजूद हैं। और सबसे आखिर में मौजूद सफदर के करीब एक आदमी खड़ा था, जिसके कंधे से मशीन गन लटकी हुई थी। वो सफदर को इंजेक्शन लगा रहा था। उसके बाकी साथियों के जिस्मों में भी हरकत के आसार नजर आ रहे थे, और उसके साथ ही इमरान के जहन में बेहोश होने से पहले के तमाम वाकयात फिल्मी मनाजिर की तरह घूम गए। उसे याद था कि वो अपने साथियों समेत गनशिप हेलीकॉप्टरों पर सहरा को क्रॉस करके ह्यूमा की सरहद पर पहुंच गया था, और फिर सरहद से 2 किलोमीटर पहले उन्होंने हेलीकॉप्टरों को सहरा में ही उतार दिया था। उसके बाद 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर वो ह्यूमा के आबाद इलाके में दाखिल हुए। सहरा के करीब तरीन एक रिहायशी कॉलोनी थी, जिसमें काफी मकानात और कोठियां जेर तामीर थी। एक कोठी के बाहर बराए फरोख्त का बोर्ड मौजूद था। चूंकि यहाँ इसराइल में फर्निश कोठियां फरोख्त करने का रिवाज था, इसलिए इमरान ने उस कोठी को फौरी तौर पर ठिकाना बनाने का फैसला कर लिया। और फिर उगबी तरफ से अंदर कूदकर तनवीर ने उगबी दरवाजा अंदर से खोल दिया और वो सब अंदर पहुंच गए। अभी वो सब बैठे आइंदा के बारे में बातें कर रहे थे कि अचानक बाहर से सटक सटक की आवाजें उभरी, और उसके साथ ही इमरान की नाक से नामानूस सी बू टकराई। तो उसने लाशऊरी तौर पर सांस रोक लिया, लेकिन सांस रोकने के बावजूद उसका जहन इतनी तेजी से तारिक पड़ गया कि जैसे कैमरे का शटर बंद होता है। और अब उसे यहाँ होश आया था। यह खासा बड़ा कमरा था, जिसमें दीवार के साथ कुर्सियों पर वो और उसके साथी बंधे हुए मौजूद थे। हम किसकी कैद में हैं? इमरान ने उस आदमी से मुखातिब होकर कहा, जो सफदर को इंजेक्शन लगाकर वापस मुड़ा था। ब्लैक आई की कैद में उस आदमी ने, जो लंबे कद और वर्जिश जिस्म का मालिक था, इस तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया जैसे वो इमरान का बड़ा गहरा दोस्त हो। ब्लैक आई, ब्लैक होने के बावजूद हम उसे कैसे नजर आ गए? इमरान ने कहा तो वो आदमी, जो अब मुड़कर इमरान की कुर्सी के सामने पहुंच चुका था, बेख्तियार हंस पड़ा। तुम वाकई बहादुर आदमी हो, जो इन हालात में भी मजाक कर सकते हो। बहरहाल मैं तुम्हें तफसील बता देता हूँ, क्योंकि मरने से पहले ये सब कुछ जानने का तुम्हें हक है। ये जगह जहाँ तुम मौजूद हो ब्लैक आई का सब हेडक्वार्टर है। मेरा नाम रिचर्ड है और मैं सब हेडक्वार्टर का सेकंड इंचार्ज हूँ, और असल इंचार्ज कैप्टन जैक्सन है। गो यहाँ असल होल्ड और सेटअप GP5 का है, लेकिन हमने भी यहाँ खुफिया तौर पर यह सेटअप किया हुआ है। हमने सरहद की तरफ एक ऊंचे दरख्त पर क्रॉक्स आई फिट की हुई है, ताकि हमें भी साथ साथ सूरत हाल मालूम होती रहे। ब्लैक आई का चीफ कर्नल माइक और उसका नंबर 2 मेजर जेम्स बहरे गलीली से मुलाका इलाका सनेला में तुम्हारे इंतजार में थे कि अचानक क्रॉक्स आई की वजह से हमें इत्तला मिली कि 2 गनशिप हेलीकॉप्टर सरहद से 2 किलोमीटर के फासले पर उतरे हैं, और उनमें से एक औरत और 4 मर्द उतरकर पैदल ह्यूमा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम समझ गए कि तुम लोग हो सकते हो। कैप्टन जैक्सन ने सैटेलाइट ग्रिप ओपन करके तुम्हें उसमें फिट कर दिया। तुम कारेस कॉलोनी की एक कोठी में पहुंच गए, तो कैप्टन जैक्सन ने कर्नल माइक से बात करके तुम्हें बेहोश किया, और फिर तुम्हें वहां से उठवाकर यहाँ पहुंचा दिया गया। कर्नल माइक और मेजर जेम्स हेलीकॉप्टर पर वहां से यहाँ पहुंच रहे हैं। कैप्टन जैक्सन बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं, जबकि मुझे उन्होंने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें होश में ले आऊं। रिचर्ड ने कुर्सी पर बैठकर इंतहाई इत्मीनान भरे अंदाज में तफसील बताते हुए कहा। बेहोश करके हमें हलाक क्यों नहीं किया गया? इमरान ने पूछा। कैप्टन जैक्सन तो ऐसा ही चाहता था, लेकिन कर्नल माइक ने कहा कि वो तुम्हें चेक करके फिर हलाक करेंगे। वैसे यहाँ लाकर तुम्हारे मेकअप वॉश किए गए हैं, लेकिन तुम्हारे मेकअप वॉश नहीं हुए, इसलिए भी कैप्टन जैक्सन परेशान है। रिचर्ड ने कहा। कर्नल माइक की तो ड्यूटी यहाँ लेबोरेटरियों की हिफाजत पर लगाई गई है, वो हमारे पीछे क्यों पड़ गए? इमरान ने कहा तो रिचर्ड बेख्तियार चौंक पड़ा। हमारी ड्यूटी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। और तुम्हारी ये बात सुनकर अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम मेकअप वॉश ना होने के बावजूद असल आदमी हो। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम यहाँ के रहने वाले हो या किसी और इलाके के? इमरान ने पूछा। मैं यहीं का हूँ, मगर क्यों? रिचर्ड ने चौंक कर कहा। फिर तो तुम्हें मालूम होगा कि यहाँ लेबोरेटरी कहाँ है। वैसे मुझे इतना मालूम है कि लेबोरेटरी सबात के इलाके में है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो रिचर्ड एक बार फिर चौंक पड़ा। ओ, तुम वाकई बहुत बाखबर हो। हैरत है कि कर्नल माइक और मेजर जेम्स के साथ साथ GP5 तक को इसका इल्म नहीं है, और तुम्हें इल्म है। हैरत है, रिचर्ड ने कहा। सबात तो काफी बड़ा इलाका है, तुम बताओ कि लेबोरेटरी है कहाँ? इमरान ने कहा।
तुम अब मालूम करके क्या करोगे? अभी तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा। रिचर्ड ने इस बार मुंह बनाते हुए कहा, हम एशियाई लोग भी अजीब फितरत के लोग होते हैं। हमें मरते वक्त ये इत्मीनान रहेगा कि चलो हम लेबोरेटरी से अपना फार्मूला हासिल नहीं कर सके, लेकिन इतना तो हुआ कि हमने लेबोरेटरी का सुराग लगा लिया, और तुम्हें बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि बकौल तुम्हारे हमने अब मर जाना है। इमरान ने कहा तो रिचर्ड ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ठीक है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और ना सिर्फ रहने वाला हूँ बल्कि मैं उस लेबोरेटरी की सिक्योरिटी में भी शामिल रहा हूँ। फिर मैंने ब्लैक आई ज्वाइन कर ली थी, इसलिए मुझे इल्म है, लेकिन एक शर्त पर कि तुम कर्नल माइक या किसी दूसरे को ये बात नहीं बताओगे। रिचर्ड ने कहा तो इमरान की आंखें चमक उठी। वादा रहा, तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा। इमरान ने कहा, यह लेबोरेटरी सबात के इंडस्ट्रियल एरिया में है। वहाँ कारों के स्पेयर पार्ट्स तैयार करने वाली फैक्ट्री है जिसका नाम 3S फैक्ट्री है। उसके नीचे ये लेबोरेटरी है। रिचर्ड ने जवाब दिया ही था कि बाहर से कदमों की आवाजें उभरी तो रिचर्ड बिजली की सी तेजी से कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ? तुमने देर लगा दी। उसी लम्हे खुले दरवाजे से एक भारी जिसामत के आदमी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। उसकी तेज नजरें इमरान और उसके साथियों का जायजा ले रही थी। मैंने इन्हें होश दिला दिया है कैप्टन साहब, रिचर्ड ने मोतबाना लहजे में कहा। इनकी रस्सियां चेक कर ली हैं, ये इंतहाई खतरनाक एजेंट है, आने वाले ने कहा जो कैप्टन जैक्सन था। यस सर, रिचर्ड ने जवाब दिया। ओके, कर्नल साहब अभी पहुंचने वाले हैं। तुमने यहाँ होशियार रहना है, अगर ये कोई गलत हरकत करे तो गोलियों से उड़ा देना, कैप्टन जैक्सन ने कहा और वापस मुड़ गया। यस सर, रिचर्ड ने कहा, और उसके साथ ही उसने अपने कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतारकर हाथों में ले ली, और कैप्टन जैक्सन के जाने के बाद वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। मशीन गन उसने अपनी गोद में रख ली थी। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? इमरान ने कहा। सॉरी, मैं अब इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता, रिचर्ड ने इस बार सर्द लहजे में जवाब दिया। बकरी को सुबह करने से पहले पानी पिला दिया जाता है, और तुम एक इंसान को प्यासा मारना चाहते हो। हम बंधे हुए हैं, तुम बेशक रस्सियां चेक कर लो, इमरान ने कहा। अच्छा चलो पिलवा देता हूँ, रिचर्ड ने कहा, और उठकर वो मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, इमरान के दोनों बाजू बिजली की सी तेजी से हरकत में आ गए। रस्सियां नाखूनों में मौजूद ब्लेडों की मदद से बातों के दौरान ही वो काट चुका था, लेकिन जाहिर है रस्सियां हटाने के लिए उसे वक्त चाहिए था। चंद लम्हों बाद इमरान रस्सियां खोलकर आजाद हो चुका था, और फिर वो पंजों के बल चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसने दरवाजे की साइड में दीवार के साथ पुश लगा दी। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उसे मालूम था कि उसकी कुर्सी दरवाजे के सामने नहीं है, इसलिए जब तक रिचर्ड अंदर नहीं आएगा उसे खाली कुर्सी नजर नहीं आएगी। चंद लम्हों बाद कदमों की आवाज उभरी तो इमरान चौंककर सीधा हो गया। चंद लम्हों बाद रिचर्ड हाथ में पानी की बोतल पकड़े अंदर दाखिल हुआ। मशीन गन उसने एक बार फिर कांधे से लटका ली थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, इमरान किसी भूखे उक्काब की तरह उस पर झपटा, और दूसरे लम्हे वो रिचर्ड को अपने सीने से लगाए हुए था। इमरान का एक हाथ उसके मुंह पर जमा हुआ था। पानी की बोतल रिचर्ड के हाथ से निकलकर नीचे जा गिरी थी, लेकिन चूंकि बोतल प्लास्टिक की थी इसलिए उसके गिरने से कोई धमाका ना हुआ था। रिचर्ड ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने बिजली की सी तेजी से उसके मुंह से हाथ हटाकर उसकी गर्दन के गिर्द हायल किया, और दूसरे लम्हे रिचर्ड का जिस्म यकलक ढीला पड़ता चला गया। इमरान ने बिजली की सी तेजी से उसकी शायरक पर अंगूठा रखकर उसे मखसूस अंदाज में दबा दिया था। रिचर्ड का जिस्म ढीला पड़ते ही इमरान ने उसे एहतियात से फर्श पर लिटाया और उसके कांधे से मशीन गन उतारकर अपने कांधे से लटकाई, और उसके साथ ही वो दौड़ता हुआ सफदर की तरफ बढ़ गया। उसने उसकी कुर्सी से उकब में पहुंचकर रस्सी की गांठ खोल दी, और फिर तेजी से उसकी मेन रस्सियां भी खोल दी। बाकी साथियों को खोलो, मैं बाहर उस कैप्टन जैक्सन को देखता हूँ, इमरान ने कहा, और तेजी से पंजों के बल दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मशीन गन वैसे ही उसके कांधे से लटकी हुई थी। दरवाजे के बाहर बरामदा था, और बरामदे से आगे वसी सहन था, जिसके बाद फाटक मौजूद था। बरामदे में ही एक कमरे में से इंसानी आवाज सुनाई दी। ये बड़बड़ाहट की आवाज थी। इमरान तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो समझ गया था कि कैप्टन जैक्सन की आवाज होगी, और वो शायद कर्नल माइक के देर से पहुंचने पर बैठा बड़बड़ा रहा होगा। इमारत में और कोई आदमी नजर न आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद इमरान मोहतात था, क्योंकि रिचर्ड ने उसे सब हेडक्वार्टर बताया था। दरवाजे के करीब रुककर उसने आहट ली तो उसे अलमारी खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने आगे बढ़कर अंदर झांका तो कैप्टन जैक्सन सामने दीवार के साथ मौजूद एक अलमारी खोलकर उसमें से शराब की बोतल निकाल रहा था।
इमरान बिजली की सी तेजी से अंदर दाखिल हुआ और कैप्टन जैक्सन शायद आहट सुनकर तेजी से मुड़ा, लेकिन उसी लम्हे इमरान उसके सर पर पहुंच चुका था। दूसरे लम्हे कैप्टन जैक्सन कनपट्टी पर जोरदार जरब खाकर चीखता हुआ साथ बड़ी कुर्सी पर गिरा और फिर कुर्सी समेत नीचे जा गिरा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने बिजली की सी तेजी से मशीन गन कांधे से उतारी और फिर जैसे ही कुर्सी हटाकर कैप्टन जैक्सन उठा, इमरान ने उसके सीने पर मशीन गन की नाल रखकर फायर खोल दिया और कैप्टन जैक्सन चीखता हुआ वापस गिरा और तड़पने लगा। लेकिन दिल में उतर जाने वाले बर्स्ट ने उसे सिर्फ चंद लम्हे ही भड़कने का मौका दिया और फिर वो साकित हो गया। तो इमरान तेजी से मुड़ा और फिर उसने उस पूरी इमारत का राउंड लगाया, लेकिन वहां मस्जिद कोई आदमी ना था। इमरान फाटक की छोटी खिड़की खोलकर बाहर गया तो ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी कि ये इमारत बाकी इमारतों से काफी हटकर थी और उसके गिर्द और इमारतें नहीं थी। इमरान वापस मुड़ा और उसने फाटक को अंदर से बंद कर दिया और फिर तेजी से बरामदे की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन बरामदे में पहुंचकर वो बेख्तियार उछलकर एक चौड़े सुतून की ओट में हो गया, क्योंकि उसके कानों में गनशिप हेलीकॉप्टर की हल्की सी आवाज पड़ी थी। गनशिप हेलीकॉप्टर की आवाज आम हेलीकॉप्टरों से ज्यादा बुलंद होती है। उसे हेलीकॉप्टर तो नजर न आया, लेकिन उसकी आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी और फिर चंद लम्हों बाद ही हेलीकॉप्टर का हेवला दूर से आता दिखाई देने लग गया। उसका रुख उस इमारत की तरफ ही था। इमरान साहब, अचानक उसे अपने ओकब में सफदर की आवाज सुनाई थी। वहीं कमरे में रहो, बाहर मत आओ, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। मशीन गन उसके हाथ में थी और उसने हाथ को खुसूसी तौर पर सुतून की ओट में किया हुआ था। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर खासा वाज़ेह हो गया। उसकी बुलंदी तेजी से कम होती जा रही थी और फिर कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर सहन में उतर गया। थोड़ी देर बाद उसमें से दो आदमी कूदकर नीचे उतरे। यहाँ तो खामोशी है मेजर, क्या मसला है? एक आदमी ने कहा। मालूम नहीं सर, क्या हुआ है? दूसरे आदमी ने कहा। तो इमरान समझ गया कि उसमें से एक ब्लैक आई का कर्नल बाई और दूसरा उसका नायब मेजर जेम्स है। वो अब पूरी तरह मोहताज नजर आने लग गए थे और उन्होंने जेबों से मशीन पिस्टल भी निकाल लिए थे। लेकिन उसी लम्हे इमरान ने सुतून की ओट से ही गन बाहर निकाली और फिर रेड रेड की आवाजों के साथ ही बड़े मोहतात अंदाज में बरामदे की तरफ बढ़ते हुए कर्नल माइक और मेजर जेम्स दोनों चीखते हुए उछलकर नीचे गिरे। इमरान ने एक और बस्त मारा और ये दोनों उठने की कोशिश करते हुए एक बार फिर नीचे गिरे और साकित हो गए। मशीन पिस्टल उनके हाथों से निकलकर दूर जा गिरे थे। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया। उसे खतरा था कि अंदर पायलट ना हो, लेकिन जब कोई आदमी बाहर ना आया तो उसने आगे जाकर चेक किया। हेलीकॉप्टर खासा बड़ा था। इमरान फाटक की तरफ बढ़ गया। उसने छोटा फाटक खोला और बाहर झांका, लेकिन जब उसे कोई आदमी नजर ना आया तो वो इत्मीनान भरे अंदाज में वापस मुड़ा। उसे खदशा था कि फायरिंग की आवाज की वजह से कोई उधर ना आ निकले। सफदर बाहर आ जाओ, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा तो सफदर के साथ साथ तनवीर भी बाहर आ गया। इन दोनों लाशों को उठाकर अंदर ले चलो और तुम सब सामने और ऊपरी तरफ निगरानी करो। मुझे उस रिचर्ड से पूछगुछ करनी है, इमरान ने कहा। मैंने उसे रस्सियों से बांध दिया है, सफदर ने कहा। तो इमरान सर हिलाता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां एक कुर्सी पर रिचर्ड रस्सियों से बंधा हुआ मौजूद था। अंदर जूलिया और कैप्टन शकील मौजूद थे। क्या हुआ? जूलिया ने कहा। ब्लैक आई का चीफ कर्नल माइक और उसका नायब मेजर जेम्स दोनों हलाक हो गए हैं, इमरान ने कहा। और उसी लम्हे सफदर और तनवीर उन दोनों की लाशें उठाए अंदर दाखिल हुए। इन्हें यहाँ रख दो ताकि रिचर्ड इन्हें आसानी से देख सके, इमरान ने कहा। और उसकी हिदायत के मुताबिक सफदर और तनवीर ने कर्नल माइक और मेजर जेम्स की लाशें उसके सामने रख दी। यहाँ असले का स्टोर भी है, वहां से असला ले लो और पूरी तरह होशियार रहो। उनके आदमी भी आ सकते हैं और GP5 भी यहाँ रेड कर सकती है, इमरान ने कहा। अगर साइलेंसर लगा असला मिल जाए तो ज्यादा आसानी होगी, सफदर ने कहा। चेक कर लो, अगर वो मिल जाए तो वाकई ज्यादा बेहतर होगा, इमरान ने कहा। तो सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील तीनों कमरे से बाहर चले गए। इमरान ने आगे बढ़कर रिचर्ड की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए। तो इमरान ने हाथ हटाया और सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद रिचर्ड ने कराहते हुए आंखें खोल दी। ये क्या मतलब? ये तुम कैसे रस्सियों से आजाद हो गए? क्या मतलब? ओ कर्नल साहब, मेजर साहब, ये सब क्या है? रिचर्ड ने होश में आते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसकी नजरें अब सामने पड़े हुई कर्नल माइक और मेजर जेम्स की लाशों पर जमी हुई थी। तुमने चूंकि ताउन किया है रिचर्ड, इसलिए तुम्हें अभी तक जिंदा रखा गया है,
वरना तुम्हारी शायरक दबाकर तुम्हें बेहोश करने की बजाय ज्यादा आसानी से तुम्हारी गर्दन तोड़ी जा सकती थी। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा, मगर तुम रस्सियों में बंधे हुए थे, फिर तुम आजाद कैसे हो गए? रिचर्ड की सुई उसी जगह पर अटकी हुई थी। मेरे नाखूनों में फौलादी ब्लेड नस्ब है, इसलिए रस्सियां काटना मेरे लिए कोई मसला न था। मसला था कटी हुई रस्सियां हटाना, इसलिए तुम्हें पानी लाने के लिए भेजा गया था। फिर ये दोनों अहमक अकेले ही हेलीकॉप्टर पर आ गए और मारे गए। इमरान ने कहा, ओ तुम वाकई इंतहा खतरनाक आदमी हो, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी तो अभी एक माह पहले ही शादी हुई है। रिचर्ड ने कहा, पहली या दूसरी? इमरान ने कन आंखियों से साथ बैठी जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, पहली, रिचर्ड ने जवाब दिया। तुमने कहा था कि यह सब हेडक्वार्टर है, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे और कैप्टन जैक्सन के अलावा और कोई आदमी भी नहीं है। क्या तुमने झूठ बोला था? इमरान ने यकलक सर्द लहजे में कहा, नहीं, मैंने सच बोला था। चूंकि यहाँ आला हुक्काम ने GP5 को सेटअप कायम करने की इजाज़त दी थी, इसलिए कर्नल साहब ने यहाँ हम दोनों को रखा था, जबकि बाकी लोगों को अलहदा एक इमारत में रखा गया था। उन्हें वहीं से अहकामात देकर काम कराया जाता था। यहाँ मैं और कैप्टन जैक्सन रहते थे। रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा, सुनो रिचर्ड, मैं तुम्हें वाकई जिंदा रखना चाहता हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है कि तुम हमें उस लेबोरेटरी में दाखिल होने का रास्ता और अंदरूनी हिफाजती इंतजामात की तफसील बता दो। तुम इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने खुद ही बताया है कि तुम वहाँ सिक्योरिटी में रह चुके हो। और ये भी बता दूं कि अगर तुमने झूठ बोला तो बगैर किसी तवक्कुफ के गोलियां तुम्हारा सीना छलनी कर देंगी। मेरे अंदर कुदरती सलाहियत मौजूद है कि मैं सच और झूठ को फौरी पहचान लेता हूँ, इसलिए जैसे ही तुमने झूठ बोला मैं ट्रिगर दबा दूंगा। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, क्या तुम वादा करते हो कि मुझे जिंदा छोड़ दोगे? रिचर्ड ने कहा, हाँ, वादा कि मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा। इमरान ने कहा तो रिचर्ड ने तफसील बताना शुरू कर दी। इमरान खामोश बैठा हुआ था। फिर जब उसने तफसील बता दी तो इमरान ने उससे सवाल करने शुरू कर दिए, जिसके वह जवाब देता रहा, लेकिन ये बता दूं कि उसके बावजूद तुम अंदर दाखिल ना हो सकोगे। अचानक रिचर्ड ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्यों? इमरान ने चौंक कर पूछा। मेरा भाई GP5 में है, उसने मुझे बताया है कि GP5 के कर्नल डेविड ने GP5 के 10 आदमी, जिनमें मेरा भाई भी शामिल है, उस लेबोरेटरी की निगरानी के लिए तैनात कर रखे हैं और वहाँ इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी भी नस्ब की गई है। और ये सारे इंतजामात इस अंदाज में किए गए हैं कि वहाँ किसी को भी ना वो आदमी दिखाई दे सकते हैं और ना ही वो मशीनरी। वहाँ जाने वाला हर आदमी मुसलसल उनकी निगाहों में रहेगा। रिचर्ड ने कहा, फिर तो तुम्हें मालूम होगा कि यहाँ GP5 का सब हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने कहा, हाँ। रिचर्ड ने जवाब दिया, कहाँ है, तफसील बताओ। इमरान ने कहा तो रिचर्ड ने उसे तफसील बता दी। उस लेबोरेटरी का इंचार्ज कौन है? इमरान ने पूछा। डॉक्टर निकलसन, रिचर्ड ने जवाब दिया। और वहाँ का फ़ोन नंबर? इमरान ने पूछा तो रिचर्ड ने फ़ोन नंबर बता दिया। क्या डॉक्टर निकलसन को मालूम है कि कर्नल डेविड यहाँ का इंचार्ज है? इमरान ने कहा, मुझे नहीं मालूम। रिचर्ड ने जवाब दिया। GP5 के सब हेडक्वार्टर का फ़ोन नंबर क्या है? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मेरे भाई को मालूम होगा, मैंने कभी वहाँ फ़ोन नहीं किया। रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा, जो 10 आदमी लेबोरेटरी की निगरानी कर रहे हैं, क्या तुम्हारा भाई उनका इंचार्ज है? इमरान ने पूछा। नहीं, इंचार्ज रॉबर्ट है। रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा, उससे राब्ता कैसे हो सकता है? लाजमन कर्नल डेविड राब्ता करता होगा। इमरान ने कहा, मुझे नहीं मालूम। रिचर्ड ने जवाब दिया तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। ठीक है, हम तुम्हें जिंदा छोड़े जा रहे हैं, आओ जूलिया। इमरान ने उठते हुए कहा। मेरी रस्सियां तो खोल दो, रिचर्ड ने चीख कर कहा। कोई ना कोई आ जाएगा, वही खोल देगा, इमरान ने कहा और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जूलिया उसके पीछे थी। बाहर बरामदे में सफदर और तनवीर मौजूद थे। तुम्हारे पास मशीन पिस्टल होगा? इमरान ने सफदर से कहा। हाँ, यहाँ से साइलेंसर लगा असला मिल गया है। क्यों? सफदर ने चौंक कर कहा। अंदर जाकर उस रिचर्ड को ऑफ कर दो, मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे हलाक नहीं करूंगा, इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ मुड़ा और अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। तुमने इस बार तनवीर से नहीं कहा, सफदर से कहा है, कोई खास वजह? जूलिया ने कहा। तनवीर के लिए आगे बहुत काम है, अब हमने GP5 के सब हेडक्वार्टर पर रेड करना है, इमरान ने कहा तो तनवीर का चेहरा यकलक खिल उठा। वहां जाने की बजाय क्यों न लेबोरेटरी पर रेड किया जाए, उसकी तफसील तो तुम्हें मालूम हो गई है, जूलिया ने कहा। वहां सख्त निगरानी हो रही है, वो पहले हटानी पड़ेगी वरना हम फंस जाएंगे, इमरान ने कहा। लेकिन ये सुन लो कि मैं कर्नल डेविड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तनवीर ने कहा। उसे फौरी हलाक नहीं करना, उसी से तो मालूम होगा कि निगरानी करने वालों से कैसे राब्ता हो सकता है, इमरान ने सरद लहजे में कहा तो तनवीर ने इस्बात में सर हिला दिया।
कर्नल डेविड सब हेडक्वार्टर के ऑफिस में बैठा इंतहाई बेचैनी से पहलू बदल रहा था। मेजर मार्टिन और मेजर रिनाल्ड दोनों हलाक हो चुके थे। 2 गनशिप हेलीकॉप्टर ह्यूमा के करीब खड़े उन्हें मिल गए थे और उसने लेबोरेटरी की निगरानी के लिए भी इंतजाम किए हुए थे। उसके साथ साथ ह्यूमा में मौजूद GP5 के आदमी इमरान और उसके साथियों को तलाश कर रहे थे, लेकिन किसी तरफ से भी कोई अच्छी बुरी तो एक तरफ सिरे से कोई इत्तला ही न आ रही थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, कर्नल डेविड की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी और उसने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड ने हलक पाड़ कर बोलते हुए कहा। प्रांग बोल रहा हूँ बॉस, एक गनशिप हेलीकॉप्टर इलाका सनेले की तरफ से ह्यूमा आते हुए चेक किया गया है और जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक ये हेलीकॉप्टर सहरा के करीब कारवश इलाके की एक इमारत में उतर गया है। प्रांग ने कहा, गनशिप हेलीकॉप्टर ये किसका हो सकता है? कर्नल डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा, जनाब मेरा ख्याल है कि यह हेलीकॉप्टर ब्लैक आई का है। उन्होंने यहाँ भी खुफिया तौर पर अड्डा बनाया हुआ होगा। प्रांग ने कहा, ओ तो ये बात है, इलाका सनेले का नाम लिया है तुमने। ओ यकीनन ये वही होगा, क्योंकि बहरे गिलेले की साइड में इलाका सनेला है, इसलिए वो उधर गए होंगे ताकि इमरान और उसके साथी जैसे ही वहां पहुंचे वो हमसे पहले उन्हें हलाक कर दे और क्रेडिट ले जाए। वेरी बैड, जाकर मालूम कराओ, मैं सदर साहब से बात करता हूँ, तुम कंफर्म कराओ। कर्नल डेविड ने हलक के बल चीखते हुए कहा, मैंने आदमी भेज दिए हैं जनाब, थोड़ी देर में इत्तला मिल जाएगी। प्रांग ने जवाब देते हुए कहा, जल्दी मालूम करके बताओ, जल्दी। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। उसके होंठ भींचे हुए थे। उसने फैसला कर लिया था कि वो सदर साहब को यहाँ से फोन करके इस बारे में बताएगा। उसे यकीन था कि सदर साहब अब उसका इंतहाई सख्त नोटिस लेंगे। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो कर्नल डेविड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड ने रिसीवर उठाकर तेज लहजे में कहा, प्रांग बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से प्रांग की मुतहस्सी आवाज सुनाई दी। क्या इत्तला है? क्या वाकई ये इमारत ब्लैक आई का अड्डा है? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा, यस सर, लेकिन जनाब वहाँ कर्नल माइक, उनके नंबर 2 मेजर जेम्स और एक और आदमी की लाशें पड़ी हुई हैं और कोई आदमी वहाँ नहीं है। प्रांग ने कहा तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? कर्नल माइक की लाश, क्या कह रहे हो? कर्नल डेविड ने हिज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा, यस सर, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, हेलीकॉप्टर भी वहाँ मौजूद है। अंदर एक कमरे में फर्श पर कर्नल माइक और मेजर जेम्स की लाशें पड़ी हैं, जबकि एक और आदमी की लाश कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ी हुई हालत में मिली है। प्रांग ने जवाब देते हुए कहा, वेरी बैड, ये सब क्या हो गया? ये काम यकीनन उस इमरान और उसके साथियों का होगा, मुझे खुद वहां जाना होगा। कर्नल डेविड ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी जीप तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। अब सदर को क्या कहा जाए, ये तो बहुत बुरा हुआ, कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा।